FeDH2 तथा FeDH2 की क्या भूमिका होगी। हमें अब समझना होगा कि सांस में ऑक्सीजन की भूमिका तथा एटीपी का निर्माण कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र अथवा ऑक्सीकरणीय फास्फोरिलीकरण। पॉइंट 2, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र अथवा ऑक्सीकरणीय फास्फोरिलीकरण। सांस प्रक्रिया के अगले चरण में NADH2 तथा FeDH2 में संचित ऊर्जा मुक्त व उपयोग में लाना है। यह तब संपादित होता है जब उनका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा होता है तथा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाता है तथा पानी का निर्माण होता है। उपपचयी पथ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है, इसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ETS कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में TCA चक्र के दौरान NADH से बनने वाले इलेक्ट्रॉन एंजाइम NADH डिहाइड्रोजनेज द्वारा ऑक्सीकृत होता है। कॉम्प्लेक्स 5। तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन भीतरी झिल्ली में उपस्थित यूबिक्विनोन की ओर स्थानांतरित होता है। यूबिक्विनोन अपचयी समतुल्य FeDH2 द्वारा प्राप्त करता है। कॉम्प्लेक्स 2, जो सिट्रिक अम्ल चक्र में सक्सिनिक के ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न होते हैं। अपचित क्यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B साइटोक्रोम C की ओर स्थानांतरित कर ऑक्सीकृत हो जाता है। कॉम्प्लेक्स 3। साइटोक्रोम C एक छोटा प्रोटीन है जो भीतरी झिल्ली की बाह्य सतह पर चिपका होता है, जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 तथा कॉम्प्लेक्स 4 के बीच स्थानांतरण का कार्य गतिशील वाहक के रूप में करता है। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, जिसमें साइटोक्रोम A, A3 तथा 2 तांबा केंद्र मिलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एक वाहक से दूसरे वाहक तक कॉम्प्लेक्स 5 से कॉम्प्लेक्स 4 तक गुजरते हैं, तब वे ATP सिंथेटेड कॉम्प्लेक्स 5 से युग्मित होकर ADP तथा अकार्बनिक फास्फेट से ATP का निर्माण करते हैं। इस दौरान संश्लेषित होने वाली ATP अणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर है। NADH2 के एक अणु के ऑक्सीकरण से ATP के 3 अणुओं का निर्माण होता है, जबकि FeDH2 का एक अणु से ATP का 2 अणु बनता है। जबकि सांस की ऑक्सी प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। प्रक्रिया के अंतिम चरण में ऑक्सीजन की भूमिका सीमित होती है, यद्यपि ऑक्सीजन की उपस्थिति अत्यावश्यक है, क्योंकि यह पूरे तंत्र से H2 हाइड्रोजन को मुक्त कर पूरी प्रक्रिया को संचालित करती है। ऑक्सीजन अंतिम हाइड्रोजन ग्राही के रूप में कार्य करता है। प्रकाश फास्फोरिलीकरण के विपरीत, जहां प्रोटॉन प्रवणता के निर्माण में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग फास्फोरिलीकरण के लिए होता है, सांस में इसी प्रकार की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा ऊर्जा की पूर्ति होती है। फलस्वरूप इस कारण से हुई क्रियाविधि को ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण कहते हैं। झिल्ली से जुड़े ATP संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसे पिछले अध्याय में रसोप्राशनिक कल्पना केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के आधार पर बताया गया है। जैसा कि पहले वर्णित है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स 5 की सहायता से ATP के संश्लेषण में होता है। ये कॉम्प्लेक्स 2 प्रमुख घटकों F0 व F1 से बनते हैं। F1 शीर्ष परिधीय झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जहां पर अकार्बनिक फास्फेट तथा ADP से ATP का संश्लेषण होता है। विद्युत रसायन प्रोटॉन प्रवणता के फलस्वरूप 2 हाइड्रोजन आयन अंतर्झिल्ली अवकाश में F0 में होकर आधात्री की ओर गति करता है, जिसे एक ATP का संश्लेषण होता है। श्वसनीय संतुलन चार्ट 0.5 श्वसनीय संतुलन चार्ट। प्रत्येक ऑक्सीकृत ग्लूकोज अणु से बनने वाले प्राप्त शुद्ध ATP की गणना करना अब संभव है, किंतु वास्तविकता में यह एक सैद्धांतिक अभ्यास ही रह गया है। यह गणना कुछ निश्चित परिकल्पनाओं के आधार पर की जा सकती है। यह एक क्रमिक सुव्यवस्थित क्रियात्मक पाथ है, जिसमें एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार का निर्माण होता है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस से शुरू होकर TCA चक्र तक तथा पथ ETS के एक के बाद एक आती है। ग्लाइकोलाइसिस में संश्लेषित NADH माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, जहां उसका फास्फोरिलीकरण होता है। पथ का कोई भी मध्यवर्ती दूसरे यौगिकों के निर्माण के उपयोग में नहीं आते हैं। श्वसन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है, कोई दूसरा वैकल्पिक क्रियाधार पथ के किसी भी मध्यवर्ती चरण में प्रवेश नहीं करता। हालांकि इस प्रकार की कल्पना सजीव तंत्र में वास्तव में तर्कसंगत नहीं होती है। सभी पथ एक के बाद एक नहीं बल्कि एक साथ कार्य करते हैं। पथ में क्रियाधार आवश्यकता अनुसार बाहर तथा अंदर आ जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार ATP का उपयोग हो सकता है। एंजाइम की क्रिया की दर को अनेक विधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फिर भी यह क्रिया
करना उपयोगी है क्योंकि सजीव तंत्र में ऊर्जा का निष्कर्षण एवं संग्रहण हेतु इसकी दक्षता सराहनीय है। अतः ऑक्सीशोषण के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 36 अणुओं की शुद्ध प्राप्ति होती है। अब हम किण्वन तथा ऑक्सीशोषण की तुलना करें। किण्वन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है जबकि ऑक्सीशोषण में पूर्ण विघटन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनते हैं। किण्वन में ग्लूकोज के एक अणु से पार्विक अम्ल के बनने के दौरान एटीपी शुद्ध 2 अणुओं की प्राप्ति होती है जबकि ऑक्सीशोषण में बहुत अधिक एटीपी के अणु बनते हैं। किण्वन में NADH का NAD+ में ऑक्सीकरण मंद गति से होता है जबकि ऑक्सीशोषण में यह अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। एम्फीबोलिक पथ 0.6 एम्फीबोलिक पथ सांस के लिए ग्लूकोज अनुकूल क्रियाधार है। श्वसन में सभी कार्बोहाइड्रेट उपयोग में लाने से पहले ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि दूसरे क्रियाधार भी सांस में उपयोग में किए जा सकते हैं किंतु तब वे सांस के पहले चरण में उपयोग में नहीं आते। चित्र 14.6 को देखिए कि विभिन्न क्रियाधार श्वसन पथ में कहाँ उपयोग करते हैं। वसा सबसे पहले ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में विघटित होता है। यदि वसीय अम्ल सांस के उपयोग में आता है तो वह पहले एसिटाइल साइ एंजाइम बनाकर पथ में प्रवेश करता है। ग्लिसरॉल पहले PGAL में परिवर्तित होकर श्वसन पथ में प्रवेश करता है। प्रोटीन प्रोटीएज एंजाइम द्वारा विघटित होकर एमिनो अम्ल बनाता है। प्रत्येक एमिनो अम्ल विअमीनीकरण के बाद अपनी संरचना के आधार पर क्रेब्स चक्र के अंदर विभिन्न चरणों में प्रवेश करता है। क्योंकि सांस के दौरान क्रियाधार टूटते हैं अतः सांस प्रक्रिया परंपरागत अपचयी प्रक्रिया है और श्वसन पथ श्वसनीय अपचयी पथ है। किंतु आप क्या इसे ठीक समझते हैं? ऊपर वर्णित है कि विभिन्न क्रियाधार ऊर्जा हेतु श्वसन पथ में कहाँ प्रवेश करते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये यौगिक उपरोक्त क्रियाधार बनाने के लिए श्वसनीय पथ से अलग होंगे। अतः पथ में प्रवेश करने से पहले वसा अम्ल जब क्रियाधार के रूप में उपयोग में आते हैं तो श्वसनीय पथ में उपयोग में आने से पूर्व एसिटाइल कोएंजाइम A में विखंडित हो जाता है। जब जीवधारी को वसा अम्ल का संश्लेषण करना होता है तो श्वसनीय पथ एसिटाइल कोएंजाइम A अलग हो जाता है। इसलिए वसा अम्ल के संश्लेषण तथा विखंडन के दौरान श्वसनीय पथ का उपयोग होता है। इसी प्रकार से प्रोटीन के संश्लेषण व विखंडन के दौरान भी होता है। इस प्रकार विघटन की प्रक्रिया कम करता है। सजीवों में अपचयन कहलाती है तथा संश्लेषण उपचयन कहलाती है। क्योंकि श्वसनीय पथ में अपचयन तथा उपचयन दोनों ही होते हैं इसलिए श्वसनीय पथ को एम्फीबोलिक पथ कहना उचित होगा न कि अपचयन पथ, क्योंकि यह अपचय व उपचय दोनों में भाग लेती है। सांस गुणांक 0.7 सांस गुणांक। अब सांस के दूसरे पक्ष को देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑक्सीशोषण के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सांस के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का अनुपात को सांस गुणांक RQ या श्वसनीय अनुपात कहते हैं। सांस गुणांक सांस के दौरान उपयोग में आने वाले श्वसनीय क्रियाधार पर निर्भर करता है। जब कार्बोहाइड्रेट क्रियाधार के रूप में आकर पूर्ण ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो सांस गुणांक 1 होगा, क्योंकि समान मात्रा में CO2 व O2 क्रमशः मुक्त होती है एवं उपयोग में लाई जाती है, जैसा कि समीकरण से स्पष्ट है। जब वसा सांस में प्रयुक्त होती है तो सांस गुणांक 1 से कम होता है। वसा अम्ल ट्राइपामिटिक के रूप में उपयोग में आता है तब इसकी गणना निम्नवत होगी। जब प्रोटीन श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त होता है तब अनुपात 0.9 के लगभग होता है। यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि सजीवों में श्वसनीय क्रियाधार अक्सर 1 से अधिक होते हैं, किंतु शुद्ध प्रोटीन व वसा श्वसनीय क्रियाधारों के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। चैप्टर समाप्त हुआ।